अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से, यानी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का जो मरहला कल के दिन हमने देखा कि बिडिंग हुई और कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद ही आज के दिन हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुबारकबाद दी, कहा ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है जो अचीव हुआ है। साथ साथ ये इतना अहम संग मील था जिसको अबूर करना बहुत ही डिफिकल्ट था। फाइनली प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजकारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अब आहिस्ता 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 जितने एसओईज हैं जिस तरीके से ब्लीड कर रहे थे उनकी प्राइवेटाइजेशन, जो कि ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि आईएमएफ की भी कंडीशनैलिटी तो वो फुलफिल हुई और फाइनली एक जो एसओई है वो प्राइवेटाइजेशन के मरहले में दाखिल हो चुकी है। और कल के दिन हमने बिडिंग देखी, बड़ा ही एक दिलचस्प हम कह सकते थे ये मार्का था जो कि बिडिंग से देखा जा रहा था, जिसके अंदर 3 पार्टीज थी जिन्होंने सबसे पहले फेज 1 यानी कि जो एक पहला मरहला था उसके अंदर बिडिंग की, फिर उसके बाद 2 पार्टी सिलेक्ट हुई और फिर मजीद बिडिंग के बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने ये बिड विन की और फिर 135 बिलियन रुपीस की ये 75% शेयर्स ऑफ पीआईए जो है वो उनको सेल आउट किए गए, यानी कि उनकी तरफ फिर टेक ओवर किए गए और गवर्नमेंट के पास अभी भी 25% ऑफ शेयर्स मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही एक उसके जो डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ फुलफिल हो रहा है। और अगर हम थोड़ा सा इसका पास्ट भी देखें तो प्राइवेटाइजेशन के मरहले से पहले भी इसके अंदर काफ़ी एक प्रॉफिट के हवाले से चीज़ें जो है वो सेटल डाउन की गई थी। तो पिछला साल हमने देखा कि पीआईए ने जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से चीज़ें की वो भी एक खुशाइन कदम है। और अब जबकि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली गई है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ आ गई है, तो अब इसकी जो एक हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन होगी, ऐसी ही एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट को। अब एक रिपोर्ट देखते हैं इसके बारे में, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का मजीद स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी मुल्क की मुआशी तारीख का एक अहम और फैसला कुन मोड़ करार दी जा रही है। हुकूमत की जानिब से पीआईए की निजकारी का इकदाम सरकारी इदारों में इस्लाहात और मईशत को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने की संजीदा कोशिश का अक्कास है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीआईए की निजकारी को तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि ये इकदाम सरकारी इदारों में इस्लाहात के हुकूमती अज़्म और मईशत की बेहतरी की जानिब अमली कदम है। निजकारी के अमल के तहत पीआईए के 75% हिस्से आरिफ हबीब कंसोर्शियम को 135 अरब रुपए में फरोख्त किए गए, जिसके नतीजे में एयरलाइन का इंतजामी कंट्रोल निजी शोबे को मुंतकिल हो गया, जबकि 25% हिस्से हुकूमत के पास बरकरार रहेंगे। ये अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ और मुसाबकती नीलामी के जरिए अंजाम पाया, जिसे सरकारी टीवी पर बराह-ए-रास्त नश्र किया गया ताकि अवामी एतमाद को यकीनी बनाया जा सके। मुआहदे के मुताबिक फरोख्त से हासिल होने वाली रकम का बड़ा हिस्सा पीआईए को उसके ऑपरेशन, बेड़े की बेहतरी और माली बहाली के लिए फराहम किया जाएगा, जबकि एक महदूद हिस्सा कौमी खजाने में जमा होगा। निजकारी की बदौलत हुकूमत को सालाना अरबों रुपए के नुकसानात और बेल आउट से निजात मिलेगी, जिससे कौमी वसाइल को तालीम, सेहत और तरक्याती मंसूबों पर खर्च करने का मौका मिलेगा। मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को निजकारी मुआहदे का अहम जुज़्व बनाया गया है। शराइत के मुताबिक 1 साल तक किसी मुलाजिम को बरतरफ नहीं किया जा सकेगा, जबकि मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन, मुराद और तिब्बी सहूलतें मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगी। इस इक़दाम से इदारे के अंदर एतमाद और इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद मिलेगी। मजमूई तौर पर पीआईए के निजकारी को न सिर्फ एक खसारे में चलने वाले इदारे की बहाली की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि यह मुल्क की मईशत, सरमायाकारों के एतमाद और पायदार तरक्की के लिए भी एक अहम संग-मील साबित हो सकती है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव गेस्ट ओवर कॉल, हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ मद्रास वाला साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन फाइनली कंप्लीट हुई, एक सीरियस जो पार्टी है वो सामने आई और अब कल भी हमने देखा एक शफाफ तरीके से, यानी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से जो एक ऑन एयर भी दिखाया गया सरकारी टीवी पर, और साथ साथ यहाँ पर हमने भी सबने देखा कि बिडिंग भी किस तरीके से वाज़ेह थी, सबके सामने ही थी। तो कितना इम्पॉर्टेंट था ये मरहला और अब आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फर्दर जो प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस होते हैं? बहुत शुक्रिया नताशा। एक्चुअली दिस इज रियली ए माइलस्टोन फॉर पाकिस्तान। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और जो हर साल हुकूमत के ऊपर जो है ना एक बर्डन थी। इसके अलावा एक तो वो हुकूमत से हर साल वो डिमांड करती थी कि इतने पैसे दे दो, फिर इसके बाद उसके जो बिल्स थे ना वो भी उनको पेमेंट नहीं कर सकती थी, और फिर इसके बाद उसकी एफिशिएंसी भी बिल्कुल खराब हो गई।
अब ये जो प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट था, इसको देख के बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में इस किस्म का प्रोसेस है। अब देखें, लोगों को क्रिटिसिज्म तो होगा कि यार सस्ती बेच दी, महंगी ले ली, ये है वो है, मगर एक चीज है कि एक चीज किनारे पे तो लगी। और इस प्रोसेस से फायदा ये होगा गवर्नमेंट को कि एक तो गवर्नमेंट का जो एनुअली जो इसके ऊपर जो खर्चा था वो बंद हो गया। अब वो जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने हिसाब से, जिस हिसाब से वो चलाएगी, और उसको एक समझे कि पीआई की जो ग्लोरी था ना उसकी ना वो वापस आ जाएगी। और हम फिर उसको कहेंगे कि यार वी आर प्राउड टू ट्रैवल ऑन आवर नेशनल एयरलाइन। फिर इसके बाद आप ये देखें कि भाई हमारे पास जो है अब पीआई की जो रेवेन्यू आएगा, उसके अंदर जो प्रॉफिट आएगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, उसके अंदर गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी राइट। मिलेगा। ठीक है ना। अब तो क्या है कि गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रहा है। फिर जब ये पीआई चलेगी और जिस हिसाब से उन्होंने कल आरिफ साहब ने बताया है कि वो किस तरह से उसको टर्न अराउंड करेंगे, तो आप सोचें कि एक प्राइवेट कंपनी ने जो है, जिसके एक्सपीरियंस है, वो अगर उसको टर्न अराउंड करेगा, और उनका पास्ट एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कितनी कंपनी को टर्न अराउंड किया हुआ है और उनको प्रॉफिटेबल एंटिटी बनाई हुई है, और उस सारी कंपनियों को उन्होंने टर्न अराउंड करके गवर्नमेंट के एक्सचेकर में पैसे डाले हैं, उसको गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाया है, ना कि वही कंपनी जो है ना गवर्नमेंट को बर्डन थी और आज वही कंपनी गवर्नमेंट के एक्सचेकर में कंट्रीब्यूशन कर रही है। और सिमिलरली ये भी पीआई के साथ होगा कि पीआई के साथ भी जो भी है वो उसको टर्न अराउंड करेंगे, और फिर गवर्नमेंट जो पैसे उसके ऊपर बांटती थी, आज गवर्नमेंट उसके ऊपर प्राउडली वो उसके ऊपर रेवेन्यू उसको मिलेगा। और फिर ये जो ट्रांसपेरेंसी जो थी उसके प्रोसेस में, अब आप देखेंगे कि आगे आने वाली जितनी भी हमारी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस होगा उसके अंदर और मजीद इंटरेस्ट होगा, दूसरी पार्टीज भी आएंगी, बड़े बड़े बाहर से इन्वेस्टर भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक दफा देख लिया, सीइंग इज बिलीविंग, के उन्होंने एक प्रोसेस देख लिया कि कितना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, हर चीज, और गवर्नमेंट की विलिंगनेस देख ली। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अचीवमेंट है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और मैं समझता हूं कि इस किस्म की जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको गवर्नमेंट को जो है ना उसको सेल ऑफ कर देना चाहिए, रादर देन उसको चलाना चाहिए, जिससे वो उनको गवर्नमेंट के ऊपर अपना बर्डन पड़ता है। तो राइट, ताकि जो लेकिन है एक ना मैच्योरिटी के साथ हमने देखा कि ये प्रोसेस भी हुआ, इसमें सीरियस बायर्स का भी वेट किया गया। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठा के दे दें, आप पैसे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी एक हम कह सकते हैं कि डिग्निटी भी रखनी चाहिए। साथ साथ परवेज साहब, आपने कहा कि एक साल के अंदर हमने थोड़े से चेंजेस भी देखे, आपने थोड़ा सा पीआईए की परफॉर्मेंस के बारे में कहा। तो लास्ट ईयर हमने रूजवेल्ट जो होटल है उसके हवाले से भी देखे, चीज़ें जो है वो थोड़ी सी गवर्नमेंट ने उसको प्रॉपर वे में अलाइन किया ताकि पीआईई की जो बिड्स हैं वो भी स्ट्रांग हो सके। ऑल्दो हमने लोकल बायर्स को वेलकम किया, ये भी देखा गया पीआईए के जो अब इस एंटाइटी के हवाले से अगर हम बात करें, तो आने वाले दिनों में आपको लगता है कि जिस तरीके से इस एसओई को मैनेज किया गया है, और जब स्टील मिल की बात होगी, या फिर ऑफ कोर्स स्टील मिल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो सिर्फ ओनली एक एंटाइटी के तौर पे नहीं बल्कि उसके कुछ हिस्से करके उसको इस तरीके से बिड किया जाएगा, लेकिन ये तो अब टेक्स टाइम, बाद में ही पता चलेगा। तो चीज़ें हैं जो सामने आएंगी, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि कितनी ज़्यादा मैच्योरिटी गवर्नमेंट की जानिब से देखी गई है? गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, और दो जो बायर आए थे दे आर वेरी सीरियस बायर, आपको ये इनकार ही नहीं कर सकता। और इनका जो कंसोर्शियम था उसके अंदर सारे बड़े बड़े लोग थे, सारे सारे जितने भी हैं बड़े इन्वेस्टर थे और बड़े सीरियस थे। उनके पास जो है ना इस किस्म के जो है ना वो सीरियसली काम करते हैं, उनकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वो प्रॉस्पर कर रही हैं, उनको पूरा उनको अंदाजा है, उनके पास पूरी टीम है। अच्छा, फिर भी जो गवर्नमेंट ने ये जो ट्रांसपेरेंसी की है इसके अंदर प्रोसेस में, गवर्नमेंट ने जो इसके ऊपर पहले से जो काम किया था, एक साल से इसके ऊपर काम कर रही थी गवर्नमेंट, तो वो जाहिर बात है कि उनकी डायरेक्शन ये थी कि भाई जो भी जाए इनका इंटरेस्ट यही होना चाहिए कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर के पास आए। अब देखें, बाहर का कोई इन्वेस्टर लेता है और हमारी नेशनल एयरलाइन है पीआईए, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कि हमारी अपना प्राइड है। अगर अब बाहर की कोई भी एयरलाइन लेती या कोई भी इन्वेस्टर आता, मे भी वो उसको उस तरीके से उसके इंटरेस्ट में ना होता, वो कहता कि मेरी एयरलाइन को मैं ज्यादा चलाऊं, अच्छा चलाऊं, और पीआईए को मैं वैसे ही जो है ना उसको किल कर दूं, उसके ब्रांड को, तो ये भी कर सकता था। और वो कहता था कि पीआईए के जो राइट्स हैं वो उसको इस्तेमाल करेगा अपने साथ कोर्ट शेयरिंग में, और फिर बाकी वो उसके ब्रांड को किल कर देता। तो वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं था। लोकल इन्वेस्टर वाज द बेस्ट ऑप्शन,
और जो कि गवर्नमेंट ने चूज किया। इज द बेस्ट ऑप्शन गोइंग फॉरवर्ड। और मैं समझता हूं कि इस तरह से जो दूसरे भी हमारे असासे हैं उसको भी इसी ट्रांसपेरेंसी से हमें डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है ना जितने भी असासे हैं उसकी वो डिफरेंशिएशन है। वो कहता है कि भाई एक चीज होती है ना उसकी कमोडिटी के हिसाब से उसको चलना चाहिए। अभी पीआईए था ना वो हमारे कंट्री के इंटरेस्ट में था जिसको हम रिटेन करना चाहिए हमारे लोकल इन्वेस्टर को। इस तरह से बाकी असासे हैं उसके अंदर अगर बाहर का भी कोई इन्वेस्टर आता है वी डोंट माइंड। जैसे अगर वो स्टील मिल है तो स्टील मिल में वो अगर बाहर का इन्वेस्टर आता है फॉरेन इन्वेस्टर भी आता है सो हम कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की परवेज साहब के पीआईए के हवाले से जो हमारा प्राइड है, जो हमारा ब्रांड है, वो इसकी भी हिफाजत हो। तो ये लोकल इन्वेस्टर्स के ही हम कह सकते हैं कि एक पेट्रियोटिज्म जो है वो दिखाई दे रहा है साफ साफ। लोकल इन्वेस्टर और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये ग्रुप है ना आरिफ हबीब साहब, ये जो है ना ये इसको आगे ले जा सकते हैं बिकॉज वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और उन्होंने ये जो चीज ली है ना ये पाकिस्तान की मोहब्बत में ली है। ठीक है ना, बाकी उनके पास तो काम तो वैसे भी चल रहे थे मगर उन्होंने ये जो पाकिस्तान का प्राइड अपने जिम्मे लिया है ना ये पाकिस्तान से मोहब्बत का है। बाकी तो क्या है, कारोबार तो हर आदमी करता है मगर ये है कि देखें इन्होंने इतना बड़ा जो स्टेप लिया है और जो उनकी आपकी पोस्ट जो डील हुई है इसके बाद उनकी जो बातें सुनी उन्होंने जो एक एक चीज को हाईलाइट किया कि उनका कितने फ्लीट्स ऐड ऑन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, अपना केबिन क्रू को वो अलग से ट्रेनिंग देंगे, नए एयरक्राफ्ट लाएंगे, लुक एंड फील चेंज करेंगे। तो दिस इज समथिंग विच ही इज वेरी मच सीरियस अबाउट। और गवर्नमेंट ने भी कुछ पहले से ही हम कह सकते थे डेकोरम या क्लीशेस डिसाइड किए हुए थे कि आप एम्प्लॉयज़ को 1 साल तक नहीं हटाएंगे और इस तरीके से 5 साल में इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, गवर्नमेंट की किटी में इतने पैसे आएंगे, बाकी इसी के पीआईए के ऊपर ही लगेंगे इसी की एक परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर करने के लिए। देखें ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो गवर्नमेंट ने दिए थे ना वो बिल्कुल एक इन्वेस्टर फ्रेंडली टर्म्स एंड कंडीशन थे। देखें अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना तो ये तो कभी भी आपका एसेट बिकता ही नहीं। और अगर ये मजीद 6 महीने साल और मजीद डिले हो जाता तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एवरी ईयर अननेसेसरी बर्डन होता। तो इसको तो जो है ना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक इन्वेस्टर को फेवर दे के आपको उसको प्रोसेस को आपको कहते हैं ना आसान बनाना है ताकि जो है ना वो आसान बना के और जो भी इन्वेस्टर है उसको वो स्विफ्टली उसको ले सके और फिर उसको इजीली चला भी सके। आप देखें ना गवर्नमेंट ने कितनी उसके अंदर फैसिलिटी दी हुई है कि आपको सेल टैक्स भी माफ है जो नए एयरक्राफ्ट आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी फैसिलिटी है। ये गवर्नमेंट ने एक सीरियस एटीट्यूड दिखाया है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस जो गवर्नमेंट का जो सीरियस एटीट्यूड है इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। वेल थैंक यू सो मच परवेज मद्रास वाला साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफी डिटेल एनालिसिस। और यहाँ इन तमाम चीजों के बाद जो एक हम कह सकते हैं कि तारीफ तो बनती है, यानी कि जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, एडवाइजर प्राइवेटाइजेशन के हवाले से यानी मोहम्मद अली साहब के हवाले से, जब इनकी क़यादत में प्राइवेटाइजेशन के मरहले शुरू हुए, जब हमने इंटरिम सेटअप के अंदर देखा था, जब भी ये प्राइवेटाइजेशन को काफ़ी स्टडी कर रहे थे और इस वक्त भी जो है वो अभी हमने देखा इनकी काफ़ी कोशिशों की वजह से प्राइवेटाइजेशन का फाइनली जो एक पहला स्टेप है वो हम पीआईए की जो एक एसओई की प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है, ये मरहला कंप्लीट हुआ है। और इसमें एक हम कह सकते हैं क्रेडिट जाते हैं तमाम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और उनकी टीम को भी। और आज हमने प्रेसर भी देखा मोहम्मद अली साहब का और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर साहब का, उनके हमरा मौजूद थे और तमाम जो चीज़ें हैं पीआईए के हवाले से वो बताई गई। और साथ साथ अभी हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस बेटरमेंट की तरफ है, खासकर कुछ आज अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं वॉल्यूम्स के अंदर। और ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट के अंदर भी एक जब प्राइवेटाइजेशन के मरहले, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतरी की तरफ आती है तो मार्केट भी इसकी कंसोलिडेट करती है, प्रॉफिट बुक करती है, आगे बढ़ती है, नए इन्वेस्टर्स को भी मौका देती है। तो इस तरीके से मार्केट्स के अंदर भी डेली बेसिस की तरह आज भी एक फ्लैट नोट देखा जा रहा है। मार्केट्स भी देखेंगे आज मार्केट की पोजीशंस क्या रही और कौन कौन से वॉल्यूम्स जनरेट हुए और कितने अनकन्वेंशनल भी वॉल्यूम्स थे वो भी देखेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। फरहान रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे
वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कैसी देखी जा रही है, खासकर कल के दिन हमने जब देखा कि एक प्राइवेटाइजेशन का फर्स्ट स्टेप भी फाइनली हम कह सकते हैं सर हुआ ये पहाड़, तो कितना इम्पोर्टेंट है, मार्केट ने इसको कैसे वेलकम किया है? मार्केट ने तो इसको काफी पॉजिटिव लिया है। मार्केट मार्केट में ओवरऑल जो लोगों का व्यू था कि शायद इस बार भी जो है वो वैल्यूएशन जो है वो काफी लो वैल्यूएशन में बैठ जाएंगी। बट मार्केट ने जिस तरह की पार्टिसिपेशन देखी, जिस तरह से प्रोफेशनल इदारे थे, बहुत बड़े कंसोर्शियम मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, सो दैट सीम्स द प्रोसेस इज क्वाइट गोज वेल। और जाहिरन इसका क्रेडिट मोहम्मद अली साहब को भी जाता है कि उन्होंने जो है उस ट्रांजेक्शन को किस तरह से कितनी मुश्किलात के बाद जो है इन चीज़ों को अलाइन किया। बट डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है राइट। जो आगे आगे आने वाले तमाम इदारों की प्राइवेटाइजेशन में नजर आएगा जो प्लान्स में है। फरहान, ये भी बताइएगा स्टॉक मार्केट की पोजीशन कैसी देखी जा रही है ओवरऑल इस वीक के अंदर, आप जो एक एनुअल ईयर भी ख़त्म हो रहा है, और इन्वेस्टर्स की क्या राय है, ख़ासकर वो किस तरीके से मार्केट को अपवर्ड ट्रेंड में देख रहे हैं, और हिस्टोरिकली जो मार्केट हमेशा न्यू ईयर को वेलकम करती है नए हाई के साथ, तो क्या इस बार भी ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, मार्केट अभी भी अगर आप देखें तो अपने हाई पे ही ट्रेड हो रही है और मार्केट काफी अर्से से इसी एरिया में कंसोलिडेट कर रही है। सो अब ट्रेंड कंसोलिडेशन है। मुझे लगता है मार्केट में फिलहाल अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे वैल्यू डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं जिनमें लगता है कि मार्केट में पोस्ट दिसंबर रिजल्ट जो है एक रैली बनना शुरू होगी जो मार्केट को नए हाई की तरफ लेके जाएगी। तो वी सी मार्केट में तो कोई ऐसा इशू नहीं नजर आता हम लोगों को। और हमारी रिसर्च भी इकोनॉमिक साइड से मार्केट को लेके, वैल्यूएशंस को लेके दे आर क्वाइट कंफर्टेबल की चीजें जो हैं काफी बेहतरी की तरफ हैं। तो मार्केट में इतना कोई इशू नजर नहीं आता। राइट। कौन कौन से सेक्टर्स आप देख रहे हैं डोमिनेट करेंगे अब जो कि ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं? लेट्स सी मार्केट कल जो है वो मार्केट का गैजेटेड हॉलीडे होगा या नहीं होगा, ये भी कंफर्म कीजिएगा, और फ्राइडे के दिन जो है वो मार्केट कैसे बिहेव करेगी इसको? कल तो मार्केट में गेजेटेड हॉलीडे है, 25 दिसंबर है। जी। तो मार्केट तो कल बंद होती है। बट ओवरऑल जो सेक्टर्स हमें लगते हैं मार्केट में पोस्ट दिस ईयर, जो जनवरी से हमें लगता है कि मार्केट में एक नई रैली बनना शुरू होगी, उसमें राइट। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है डिविडेंड यील्ड्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं लोगों को। तो एक बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी रैली नजर आ सकती है। इसके अलावा जो है हमें एक बड़ी अच्छी रैली सिक्लिकल सेक्टर में से यानी सीमेंट्स और स्टील सेक्टर में नजर आएगी, जो कि पिछले 2 सालों में हमने देखा हम्म। काफी लैगार्ड थे। इस सेगमेंट में इतनी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा था मार्केट में। सो हमें लगता है कि टॉप पिक्स में सीमेंट्स, ऑयल एंड बैंक्स होने चाहिए जो अगले साल के परफॉर्मिंग स्टॉक्स होंगे और इंडेक्स को लीड करेंगे। राइट। आपने कहा कि बैंक्स के ऊपर, तो क्या बैंक्स के ऊपर कोई टैक्सेस के हवाले से कोई न्यूज़ सुन सकते हैं, क्योंकि ईयर एंड भी हो रहा है फरहान, और लास्ट ईयर भी थोड़ा 30th को, यानी कि 29 और 30 दिसंबर को ही एक टैक्स इंप्लीमेंट हुआ था, तो इस बार कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं? नहीं, देखें इस दफा तो बैंकों का सुपर टैक्स के लिए जो पहले था कि जिसमें ईज ऑफ करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे ही है कोई नया टैक्स तो आई डोंट सी के आ रहा हम्म। होगा। आई थिंक टैक्स नेट को बढ़ाने की जरूरत है। जो जो ऑलरेडी टैक्स नेट में सेगमेंट्स मौजूद हैं, बैंक्स ऑलरेडी पाकिस्तान के टैक्स का एक मेजोरिटी पोर्शन पे करते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई टैक्स इम्पोजिशन होगी। और अगर टैक्स नेट में किसी को लाना ही चाहिए तो फिर एक एक बड़ा सेगमेंट है जो मिसिंग है बहुत सारी और जगहों पे, उनको लाना चाहिए, मासेस को लाना चाहिए। फिलहाल आई डोंट सी कि इस तरह कोई नया टैक्स इम्पोज होता है ऑन बैंकिंग सेक्टर। टैक्सेशन सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, तो यकीनन और भी मजीद किए जाएंगे। साथ साथ अगेन मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, वॉल्यूम्स के हवाले से पूछना चाहूँगी, कैसे वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, और ख़ासकर अगर फॉरेनर्स की बात की जाए तो कितना ज़्यादा वो कीन है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करें? देखिए, हमने जो फ्रंटियर फंड्स हैं उनको तो देखा पाकिस्तान मार्केट में एक्सपोजर लेते हुए, और जो हमें स्मॉल इंडेक्स ट्रैकिंग फंड्स थे उनका एक बहुत माइनर सा इंटरेस्ट था जो नजर आया मार्केट में, और हम देखते भी रहे। बट ओवरऑल फॉरेन पार्टिसिपेशन वर नॉट सो पॉजिटिव इन द मार्केट, जो कि हमें लगता है कि मार्केट में नेक्स्ट ईयर से जब मार्केट का मल्टीपल, मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी सी डॉलर टर्म्स में बेहतर हो जाएगी,
ठीक तो है। एक मार्केट में एक फॉरेन इन्फ्लो आता हुआ नजर आएगा, जिससे मार्केट और रीरेट हो सकती है और 12 और 13 के मल्टीपल पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन फरहान, ये भी बताइएगा कि इंटरनेशनल ऑयल के हवाले से क्या ट्रेंड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है और गोल्ड के प्राइसेस बहुत शूट कर रहे हैं, तो मजीद एक जो ये रैली बन रही है गोल्ड के हवाले से, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, गोल्ड की रैली तो नॉर्मली उसी सूरत हाल में डेवलप होती है जब मार्केट जो है वो इस तरह का सिनेरियो देख रही है, जैसे हमने देखा अभी वेनेजुएला में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें उनका ऑयल टैंकर को जो है होल्ड कर लिया था। जब भी दुनिया में इस तरह की सिचुएशन बिल्ट होती है, वॉर सिचुएशन क्रिएट हो रही होती है, ज़ाहिर है हमने देखा लोग सेफ एसेट्स की तरफ जा रहे होते हैं। हमने बहुत सारे कंट्रीज के रिजर्व्स देखे जो गोल्ड की प्रोक्योरमेंट कर रहे थे, बाय कर रहे थे मार्केट से। सिल्वर में हमने देखा एक बहुत बड़ा डिमांड जंप आया है, जिसकी वजह से राइट। लोगों को लग रहा है कि ये कमोडिटी भी एक बड़ा रिटर्न दे सकती है। बट क्रूड, आई थिंक बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी चेंज, द जितनी हम ईवी देख रहे हैं बहुत सारी दुनिया में, जितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं, फ्यूल की डिमांड में जितनी कमी आती जा रही है हर पासिंग डे पे। सो आई थिंक ये क्रूड ऑयल कोई मुझे इतनी बड़ी रैली नजर नहीं आता। पाकिस्तान के लिए तो इनफैक्ट बेहतर ही है, जितना कम हो जाए उतना कम अच्छा प्राइस है। पे ट्रेड होगा राइट। डेफिनेटली हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में भी बेहतरी आएगी। So, but I don't see any big move from here in the oil side. तो राइट। फिलहाल जो है कोई ऐसा डेवलपमेंट नजर नहीं आती। वेल, थैंक यू सो मच फरहान रिजवी साहब, हमारे साथ रहे काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हम गोल्ड के हवाले से बात कर रहे हैं, जहां ऑयल के हवाले से बात करें। बहुत सारी अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। सबसे पहले 100 इंडेक्स अपडेट्स भी देखेंगे, आज की मार्केट की पोजीशन कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखाई दी, और साथ साथ मार्केट के अंदर जो रैली दिखाई देगी वो अब हम कहेंगे कि ईयर एंड के बाद ही दिखाई देगी। लेट्स हैव अ लुक ऑन हाइलाइट्स। 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,71,073.73 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 1,71,587.32। लो वाज 1,70,641.13। फाइनली क्लोजर रहा 171,830, यानी कि 243.51 का डिक्लाइन देखा गया। मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं एक अच्छे नंबर्स मौजूद हैं, खासकर 1,71,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। इतना ज़्यादा कंसोलिडेटेड मोड देखा जा रहा है कि कल के दिन भी हमने देखा और आज भी मार्केट ने इसी कंडीशन को एब्जॉर्ब किया। इट मींस कि ये वाकई एक मार्केट इसको पहले कंसोलिडेट करके स्टेबल करके फिर आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक। वॉल्यूम लीडर्स में एक मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है, टू स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। सबसे पहले लीड कर रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड, 0.61 का इजाफा देखा गया, 18.25 पे क्लोजर रहा, 62.12 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। बैंक ऑफ पंजाब सेकेंड स्कॉट पे 1.02 का गेन रहा, 38.9 पे क्लोजर रहा, 61.34 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 3.46 का डिक्लाइन देखा गया, 34.16 पे क्लोजर रहा, 54.39 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। फोर्थ स्कॉट पे के इलेक्ट्रिक 0.22 का डिक्लाइन, 5.66 पे क्लोजर, 50.47 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली आरिफ हबीब कंपनी लिमिटेड 1.08 का इजाफा देखा गया, 17.16 पे क्लोजर रहा, 45.36 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के वॉल्यूम लीडर्स की डिटेल्स आपने देखी हैं, खासकर कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने आ रहे हैं, बिकॉज कल से हम देख रहे हैं थोड़ा सा चेंजेस, खासकर बिट्स के हवाले से, PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी। तो लेट्स सी कि अब PIA के शेयर प्राइसेस कहाँ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अपडेट्स मौजूद हैं कमोडिटीज़ के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,69,357 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 4,02,826 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑज $4,474। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस शूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑयल WTI पर बैरल $58.55, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $62.5।
आपने गोल्ड प्राइसेस के हवाले से देखा जो इंटरनेशनली प्राइसेस शूट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ग्लोबली, जो इसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे भी है और लोकल मार्केट में भी प्राइस एक हायर साइड पे, हिस्टोरिक हाई साइड पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 330.27 रुपीज, सेलिंग वाज 330.86। यूके पाउंड बाइंग रही 378.74, सेलिंग वाज 379.41। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.1, सेलिंग वाज 280.6। चाइनीज ऑन लास्टली बाइंग रही 39.92, सेलिंग वाज 39.99। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.68 रुपीज, सेलिंग वाज 74.81। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.28, सेलिंग वाज 76.41 रुपीज। कतरी रियाल बाइंग रही 76.87 रुपीज, सेलिंग वाज 77.01। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 912.65, सेलिंग वाज 914.27। ये थे करेंसी अपडेट्स। और ख़ासकर हमने देखा गोल्ड के हवाले से जो कमोडिटीज़ हमने आपको बताई, इंटरनेशनली ऑयल का इम्पैक्ट है। ऑफ कोर्स जैसे ईवी कार्स का दौर है, तो जब अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद होंगे तो ऑयल प्राइसेस का नीचे जाना पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल पे कम बैगेज क्रिएट करेगा। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने की, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़े तौर पे कहा है कि एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने होंगे। जैसे रेमिटेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हर साल, इस तरीके से एक्सपोर्ट पे भी जोर दिया जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है कि पाकिस्तानी मईशत अब कर्ज़ों के बजाय एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाने पर तरजीह देंगे। ख़ास पर इसमें जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और अब एक स्टेबल जो इकोनॉमी है इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। जुलाई टू नवंबर बात करेंगे कि कितना ज़्यादा एफडीआई हमने अट्रैक्ट किया है, तकरीबन $3 बिलियन से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। इट मीन्स कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि कैसे हम अपने बिजनेसेस को और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे एफडीआई को अट्रैक्ट करेंगे वैसे ही हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, कैपेसिटी होगी, किस तरीके से मजीद बिल्डअप करना है। साथ साथ हम बात करेंगे टैक्सेस के हवाले से, जहां इतनी कोशिशें की जा रही हैं। एफबीआर में रिफॉर्म्स आए हैं, हफ्तावार इजलास किए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इसको चेयर कर रहे हैं। वहीं 1,74,000 जो एक न्यू फाइलर्स हैं उनको भी बढ़ाना ज़रूरी है। और ख़ासकर ये नॉन फाइलर्स जिसमें ख़वातीन की तादाद भी शामिल है, लिस्ट तैयार कर ली गई है एफबीआर की जानिब से। और अब यकीनन सबको चाहिए कि वो अपने फाइलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट करें। जी, ये नॉन फाइलर्स की बात हो रही है, और नॉन फाइलर्स की तादाद यानी कि ख़वातीन की तादाद भी इसमें शामिल है। और ये 1,74,000 का नंबर सामने आया है, और इनकी फहरिस्त यानी कि लिस्ट तैयार कर ली गई है। इट मीन्स कि अब आप सब जो नॉन फाइलर हैं उनको फाइलिंग की तरफ आ जाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की जो एक किटी है उसमें भी पैसे जाएं और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मोड फराहम हो सके। और ख़ासकर जो घरेलू सारिफीन हैं, औरतें हैं, उनको भी चाहिए कि वो उनके पास भी एक वो भी फ्रेंडली होती हैं, अकाउंट्स उनके भी होते हैं, गोल्ड उनके पास भी होता है। तो फाइलिंग के प्रोसेस जितना हो सके उसमें आना चाहिए और अपने आप को फाइलिंग के एक जो नंबर्स हैं इसमें जनरेट कराना चाहिए। नेक्स्टली हमारे पास आईटी के हवाले से भी आपके पास हमारे पास एक स्टोरी है, वो शेयर करना ज़रूरी है आपसे। यानी कि वजारत आईटी का आइंदा साल बड़े शहरों में 5G जो इंटरनेट स्पीड है वो सर्विस मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। तो आज इसके हवाले से करेंगे, इंटरनेट स्पीड तेज़ होगी, कितना इंपॉर्टेंट होगा। और 2025 में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने तकरीबन 93 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू कलेक्ट किया है। ये बहुत ही खुशाइन कदम है। पाकिस्तान रेलवेज़ की भी एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, और ख़ासकर जितना ज़्यादा हम कहेंगे कि फ़ायदा यानी कि प्रॉफिट में हो, उतना ही गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं होता। एंड लास्टली बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो रवां साल 27,000 से ज़ायद ज़रई ट्यूबवेल्स जो है वो सोलर जो एक ऑल्टरनेट एनर्जी है उसके ऊपर मुंतकिल किए गए हैं। आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं सबसे पहले, इसके बाद वापस आते हैं, सेकंड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं।
पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इस शोबे से वाबस्ता लाखों किसानों को बरवक्त और आसान माली वसाइल की फराहमी न सिर्फ पैदावार बढ़ाने बल्कि कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा करती है। किसानों को फाइनेंसिंग तक आसान रसाई देही मईशत में सरगर्मी बढ़ाने, रोजगार के मौके पैदा करने और गुर्बत में कमी का जरिया बन सकती है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ज़रई फाइनेंसिंग को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए ज़रखेज़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इजरा किसान दोस्त और मईशत को मुस्तहकम करने वाला एक अहम इक़दाम है। ज़रखेज़ी ऐप के जरिए किसानों को 10 लाख रुपए तक की डिजिटल फाइनेंसिंग की सहूलत फराहम की जा रही है, जिससे कर्ज के हुसूल में ताख़ीर, पेचीदा कागजी कार्रवाई और गैर रस्मी ज़राए पर इन्हिसार में नुमाया कमी आएगी। फाइनेंसिंग का बड़ा हिस्सा मेयारी ज़रई सामान की सूरत में फराहम किए जाने से इस अमर को यकीनी बनाया जा रहा है कि कर्ज दुरुस्त मकासद यानी जदीद बीज, खाद और आलात की खरीदारी पर खर्च हो, जिससे फी एकड़ पैदावार और किसान की आमदन में इजाफा मुमकिन होगा। छोटे किसानों के लिए 10% फर्स्ट लॉस कवरेज और बैंकों को ऑपरेशनल लागत सब्सिडी देने से मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ेगा और ज़रई शोबे में कर्जों का दायरा वसी होगा। ज़रखेज़ी ऐप न सिर्फ माली शमूलियत को फरोग़ देगी बल्कि डिजिटल अदायगियों और दस्तावेजी मईशत के फरोग़ में भी मुआविन साबित होगी। मजमूई तौर पर ये इक़दाम ज़रई तरक्की, किसानों की खुशहाली और कौमी मईशत के इस्तेहकाम की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट फ्रॉम कराची स्टूडियोज, हमारे साथ मौजूद हैं खालिद फातमी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइए, एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बात हो रही है, न्यू इनोवेशन भी सामने आ रही है, खासकर हम बात करें ये ज़रखेज़ी ऐप मुतारिफ करवाई गई है ताकि किसान इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकें। और दूसरा ये कि बलूचिस्तान के अंदर भी ट्यूबवेल्स के हवाले से एक रेवोल्यूशन सामने आई है, तकरीबन 27,000 ट्यूबवेल्स सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो कितना ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, और SIFC को ऑफ कोर्स भूला नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, हम कह सकते हैं कि इसको परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। क्या कहेंगे? कि जो हर दिन की प्रोग्रेस है और हर दिन का काम है, उससे पता चलता है कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल एक नए डायरेक्शन पे ले जाना चाहते हैं। वो जो तवील मायूसी है 2022 से अभी तक, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जिसमें अभी आप अपने पहले सेगमेंट में PIA के हवाले से बता चुकी हैं, ज़रूरत नहीं। अब रहा है कि एग्रीकल्चर, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमारे मुल्क का जो इन्हिसार है वो ही है एग्रीकल्चर पे। आपको पता है कि हमारे यहाँ दुनिया के बेहतरीन किस्म के चावल होते हैं, और कपास में तो खैर हम दुनिया में बड़ों में आते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार हमारे पास चीज़ें हैं जो हम पूरी दुनिया से हर हाल में या तो बराबर हैं या आगे हैं। ऐसी सूरत में हुकूमत ने स्पेशली जो ज़रखेज़ी प्रोग्राम लाया है, उसका मेन मकसद है किसानों को बर वक्त, छोटे किसानों को इमदाद देना। 10 लाख रुपए की इमदाद है, और इसमें जो सबसे बड़ी गारंटी है कि 25% हुकूमत ने खुद अपने पास रिस्क को कवर किया है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो बैंक प्रोसेसिंग है उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है, और वो भी बहुत कम है। और जैसा कि मैंने कहा कि किसानों के लिए वो ये चाह रहे हैं कि रास्ता खोल दें, और किसान ख़ास तौर पे अजनास ख़रीदने के लिए, ख़ास तौर पे इसमें सबसे ज़्यादा जो है टेक्निकल और जो मशीनें हैं वो ख़रीदने के लिए किसी भी जो करीबी बैंक है उससे वो रुजू कर सकते हैं। इस हवाले से उनके पास फाइनेंसिंग का पूरा लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो उसको कवर करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा कदम है, क्योंकि देखिए जो बहुत बड़े बड़े जागीरदार और ज़मींदार हैं उनके पास दुनिया जहाँ की तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन जो आम हमारे किसान हैं 50 एकड़ और 100 एकड़ वाले, जिनके पास पैसे नहीं और वो उसी अपनी प्रोडक्शन से ही काम, तो दो प्रॉब्लम है। एक तो ये कि उनके पास वो मालूमात नहीं है, नंबर 2 वो मशीनें नहीं हैं, नंबर 3 वो फैसिलिटी नहीं है कि वो पैसे को टर्न ऑफ कर। तो ये जो छोटी सी रकम है, इससे बहुत मुमकिन है कि वो अपने जो बेसिक काम है, जो सीज़न में 3 महीने की क्रॉप है या 6 महीने की क्रॉप, उसको टर्न ओवर करके इस 10 लाख की रकम से वो फ़ायदा उठा सकते हैं।
फातमी साहब ये भी बताइएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 10% लॉस कवर एक्सपोर्ट के किया है नंबर्स हुकूमत ने। बढ़ाने हैं, खासकर हम देख रहे हैं कि जितना इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए, जितना स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे, उतना हमारे लिए ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट के नंबर्स का बढ़ना होना चाहिए। और दूसरा ये कि जुलाई टू नवंबर अगर हम FDI के हवाले से बात करें तो $3 बिलियन तक पहुँच चुकी है, इससे तजावुज़ कर गई है। तो कितना ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, एक तरफ FBR के रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, वहाँ भी तकरीबन 1 लाख से जायद जो 1,74,000 से जायद नॉन फाइलर्स की लिस्ट तैयार कर ली गई है। तो यानी कि चारों तरफ से गवर्नमेंट चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी की बेटरमेंट हो। तो कैसे देखते हैं? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है और ये जो इसी से हम लोग तकरीबन 70-75 साल से हम मिस कर रहे थे। और हमारे यहाँ एक टर्मोलॉजी थी, आपस में जब हम कारोबार भी करते थे, ये कहते थे, कोई आदमी कहता था कि रसीद दे दो कि ये पैसे, तो हम कहते थे क्या ज़ुबान पे एतबार नहीं है। ये जो कल्चर है हमारा, इसने बड़ा डैमेज किया कि ज़ुबान पे एतबार नहीं, नतीजा है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं। ये जो हुकूमतें इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से, बहुत ही डेलिकेट स्टाइल से, बहुत तदब्बुर से इस तरह लोगों को कन्विंस किया कि मैं ये देख रहा हूँ कि फाइलर्स की तादाद बढ़ती भी जा रही है। और अभी आपने खुद कहा कि 1,74,000 खवातीन भी शामिल हैं। नहीं तो ये तो नॉन फाइलर्स की लिस्ट बना ली है फातमी साहब। नहीं होने की वजह से, मालूमात नहीं होने की वजह से हम डरते हैं। जी यही तो मैं कह रहा हूँ, बना ली तो अब जाएंगे ना, फाइलिंग में चले जाएंगे ना वो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब आपके पास आसानी ये है कि उनको फाइलिंग में ला सकते हैं। दूसरी बात ये जो आपने बताया कि एक्सपोर्ट की बुनियाद पे मईशत, ये असल में अमेरिका का एक अखबार है USA टुडे, उसमें हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि अब वो वक्त गुजर गया जब हमारे मुल्क का दारोमदार मईशत का सिर्फ कारखाने या बाहर से पैसे आने पे है, बल्कि अब हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क जो है वो एक्सपोर्ट बेस इकानमी हो। और उस पर उन्होंने कहा भी कि अगर आप देखा जाए तो हमारी कारकर्दगी ये है कि हमारे 38% महंगाई कम हुई है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर आप देखा जाए तो ज़र मुबादला हमारा 14 बिलियन पे चला गया। इसी तरह उन्होंने कहा कि IT में 4 अरब डॉलर के हम इस वक्त बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो हमारे नंबर्स हैं और ये जो डायरेक्शंस है, इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब हम उससे निकल रहे हैं जो जमूद था, या जो ये कहते हैं ना कि मियाँ जो घर में पैसे हैं उसी से हम बिज़नेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक्सपोर्ट में भी बहुत सारी जो आसानियां दुनिया से मिल रही हैं, टैरिफ मिल रहा है यूरोपीय यूनियन से और अमेरिका से। हमारे पास इस वक्त मार्केट मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की वजह से फॉर सम रीज़न पूरी दुनिया में हमारे लिए पॉजिटिव थॉट्स हैं, यानी पूरा यूरोप हमारे फेवर में है। देखिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा यूरोप हमारे साथ है, यूरोपीय यूनियन हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, गल्फ हमारे साथ है। रशिया जिससे थोड़ी सी 19-20 है, रशिया से भी आप देखें इंपोर्ट हो रही है, क्रूड ऑयल आया, सब कुछ। तो इस वक्त हम पूरी दुनिया में तकरीबन पाकिस्तान एक ख़ास हवाले से पॉजिटिव थॉट में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कारोबार तो चलता ही रहेगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन बदल जाने की वजह से जो एतमाद है, सरमायाकारी भी हो रही है बाहर से। और ये जो PIA वाला वाक़या कल हुआ है जो आरिफ हबीब साहब ने ख़रीदा, उसके बाद से आप अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया, देखिए अब है क्या, PIA बड़े दिनों से बेचने की कोशिश की जा रही थी, उसको निचकारी की, लेकिन बाहर के लोग ज़रा घबरा रहे थे। अच्छा, और ये भी अच्छा है, मैं समझता हूँ बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि हमारे एक मुकामी सरमायादार ने इसको ख़रीदा ताकि उस इमेज को वो बरकरार रख सके। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जो बाहर की दुनिया के सरमायादार और सरमायाकार हैं, उनकी हिम्मत वो ये कहेंगे कि जब इस मुल्क में कोई आदमी 135 अरब दे सकता है तो इसके मतलब हम भी जाके ये काम कर सकते हैं और हम भी स्टील मिल ले सकते हैं या कोई और चीज़ ले। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन पे हम लोग जा रहे हैं। सही फरमाया फातमी साहब आपने। यहाँ की एक अट्रैक्शन मौजूद थी, इकोनॉमी के हवाले से हमने बात की, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है कि जैसे जैसे एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ेंगे इकोनॉमी वैसे ही स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगी। दैट इज़ इट। प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।